ठीक है, चलिए। वो रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट लिखेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैज anti-aromatic compounds has induced paramagnetic ring current. Anti-aromatic compounds has induced paramagnetic ring current. ये पॉइंट मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा सारे. Anti-aromatic compounds has induced paramagnetic ring current. ब्रैकेट में लिखेंगे, anti-aromatic compounds has induced paramagnetic ring current. ब्रैकेट में लिखेंगे, means paramagnetic in nature, means paramagnetic in nature, means paramagnetic in nature. तो ऐसे जहां पैरामैग्नेटिक आपने लिखा है उसके नीचे ऐसे लिख देंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि आपके जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, पर वो वीबीटी से समझ में नहीं आएंगे. कौन बताएगा? एमओटी. जैसे O2 का नेचर भी नहीं बता पाता वीबीटी. तो नेक्स्ट पॉइंट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कांट बी आइसोलेटेड. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कांट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कांट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर. कॉमा लगाकर, they gets dimerized, they gets dimerized, they gets dimerized and converts into, they gets dimerized and converts into non-aromatic compound. They gets dimerized and converts into non-aromatic compound. यानी कि डाइमराइजेशन शो करके किस में चले जाते हैं? नॉन एरोमेटिक में. अब ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार की बातें हो रही है. हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक. तो इस कंपाउंड को पता है, अगर टेम्परेचर आपका कितना है, -200 डिग्री से कम, तभी इसको आइसोलेट किया जा सकता है. अगर टेम्परेचर -200 डिग्री से क्या कर दिया है, ज्यादा, तो आप इसको कभी आइसोलेट. इसका मतलब तो ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं. सही बात है. रूम टेम्परेचर पर तो कभी भी आइसोलेट नहीं होते, ये डाइमराइज हो जाते हैं. अभी मैंने आपको बताया भी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के. बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये. इट मींस दे कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखोगे तो आपको इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा, पर ये वीबीटी के बस की बात नहीं है. एमओटी में ध्यान से सुनिए, आपके सभी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं. इसलिए इनका नेचर कई बार बाई रेडिकल भी बताया जाता है. तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये इनफैक्ट पाई बॉन्ड होता नहीं है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहते हैं. क्लियर? तो अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल आमने सामने आ जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, डाइमर. आपने इस तरीके की रिएक्शन पढ़ी होंगी वुड्स में, कि जब दो आमने सामने रेडिकल आते हैं तो एक दूसरे से क्या बना लेते हैं, बॉन्ड. जब दो आमने सामने रेडिकल आते हैं तो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड. और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में. लेकिन सर मुझे तो नहीं चमक रहा ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कैसे है. तो चमक तो अभी तुझे ये भी ना रही एंटी एरोमेटिक कैसे है, लेकिन हम समझेंगे, अभी तो थ्योरी पार्ट लिख रहे हैं. तो ये कंपाउंड आपके कैसे थे, एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ने डाइमराइजेशन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, वो नॉन एरोमेटिक. मैं समझा दूंगा ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, पहले नोट कर लेंगे. सुलटा दिया है क्या? ये ध्यान रखना भाई, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाई रेडिकल नेचर होता है इनका. यहां से आपको यह समझने में भी आसानी होगी कि किस प्रकार से डाइमराइजेशन करते हैं. सुलटा दिया है. चलिए नेक्स्ट,
compounds which are neither aromatic, compounds which are neither aromatic, compounds which are neither aromatic nor anti-aromatic, compounds which are neither aromatic nor anti-aromatic are non-aromatic. Compounds which are neither aromatic nor anti-aromatic are non-aromatic compounds. ध्यान से सुनिए, नॉन एरोमेटिक की कोई डेफिनेशन नहीं है। जो एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है। सिंपल सी बात है। वी विल चेक, एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं, मतलब नॉन एरोमेटिक। सिंपल सा फंडा है। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हो, ओपन चेन कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। ओपन चेन कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। दुनिया के जितने भी ओपन चेन कंपाउंड होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? नॉन एरोमेटिक। ओपन चेन कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अब कुछ देर के लिए आपके पेन डाउन होने चाहिए। अभी इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस, मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। जिनको ये बातें क्लियर होंगी उनको क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना मैं जानता हूं बच्चे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एग्जांपल्स याद करते हैं, सारे क्वेश्चंस याद कर लेते हैं कि एरोमेटिक है, लेकिन वो तभी तक काम करेगा जब तक उनमें से क्वेश्चन आएगा, नया आएगा तो आपके बस की बात नहीं रहेगी। सबसे पहले सुनिए, आपने दो बातें लिखी है। एरोमेटिक के केस में लिखा है इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट, और एंटी एरोमेटिक के केस में लिखा है इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। यानी कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, जब इनको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इनमें करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा? करंट इंड्यूस। ध्यान से सुनते रहिए। मान लीजिए अगर आपका ये कोई वायर है, क्या है? वायर। अगर मैं इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, कैसा? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या अप्लाई करता हूं? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, और करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, आप जानते हैं पहले इस वायर के अंदर कोई भी करंट नहीं था, जैसे ही आपने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। और जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आना चाहिए जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे? अपोज करे। तो आप इसको ऐसे मानो ये एक सर्कुलर वायर था, क्लियर, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, आपने इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो अब इस वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के करंट की वजह से आए ना, वो अप्लाइड के क्या है? अपोजिट। क्लियर? तो थंब रूल से आप यहां पर रिंग करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। हमें वो डिसाइड नहीं करना है, हमें बस ये मालूम होना चाहिए कि करंट इंड्यूस होना चाहिए, और करंट इंड्यूस होने के लिए आपका सर्किट कैसा होना चाहिए? कंप्लीट। मान लीजिए अगर आपका ये कोई वायर है, आप बताइए इसके दोनों एंड कैसे हैं? ओपन। अगर मैं इस पर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर भी दूं तो बताइए क्या इस वायर में करंट इंड्यूस होगा? कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। यही कहानी आपके एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की है। ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करना चाहूं किसकी? बेंजीन की। ये हमारे सामने बेंजीन है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस नजर आएंगे अगर आपने ये बातें समझ ली। तो ये बेंजीन है, अगर इधर मैं बना दूं तो बताइए बेंजीन के हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। इसका मतलब हर कार्बन के पास क्या है? एक p ऑर्बिटल। तो यहां पर हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, और इस पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन नीट 2013 ऑलरेडी पूछ भी चुका है। बॉन्ड बनने से पहले इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनने से पहले की कहानी है। क्लियर? बताइए क्या रिंग के हर एक एटम पर p ऑर्बिटल है? बिल्कुल सही। अब अगर मैं इस रिंग को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, मतलब मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं वेरिंग, तो इस बेंजीन रिंग में भी करंट इंड्यूस होता है। सुनिएगा मेरी बात को, क्या इंड्यूस होता है? करंट।
और जो करंट इंड्यूस होता है ना, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सिग्मा की वजह से नहीं होता है। किसकी वजह से? पाई। जैसे ही आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई करेंगे, तो आपके जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। अभी इस बेंजीन के अंदर ऐसा नहीं है। जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बेवकूफ हो जैसी बातें नहीं होनी चाहिए कि बेंजीन के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहे हैं। नहीं घूमते हैं। हाँ, अगर इसको आपने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, घूमना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्टार्ट कर देते हैं घूमना। और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स आप बताइए सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, तो करंट तो इंड्यूस होगा। अब ये किस डायरेक्शन में घूमेंगे, वो तो डिपेंड करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, कि इनकी वजह से जो करंट बनेगा, जब ये घूमेगा तो करंट बनेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो अप्लाइड का क्या करना चाहिए? अपोज। तो हमसे डायरेक्शन नहीं पूछने वाला है, पर यहां पर रिंग करंट बनना चाहिए। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से? पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और आप बताइए, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ में घूमना है, तो रिंग के हर एटम को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? पी ऑर्बिटल। तभी तो आपके सामने पाई इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में घूम पाएंगे। मतलब अगर रिंग करंट बनेगा, तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, या तभी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। आप सभी जानते हैं इस वाले कंपाउंड के बारे में कि ये कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक। इसमें भी अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखिए, रिंग के हर एटम के पास क्या है? पी ऑर्बिटल। रिंग के हर एटम के पास क्या है? पी ऑर्बिटल। क्या ये बात सही है कि नहीं है? बॉन्ड बनने से पहले की कहानी, सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब इसको भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, तो इसमें भी करंट इंड्यूस होगा। क्यों? देयर विल बी ए क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो इसमें भी रिंग करंट बना है, उसमें भी रिंग करंट बना है। रिंग करंट बनने के लिए कंपलसरी है, रिंग के हर एटम को पी ऑर्बिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्त। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये कंपाउंड है, हमने बहुत अलग तरीके से डील किया है सब्जेक्ट को, रटने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस एटम? इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो क्या इस एटम के पास p ऑर्बिटल बचा? तो इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो यहां पर रिंग करंट, और रिंग करंट नहीं बना, तो ना तो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, ना ही कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो इसमें क्या दिक्कत आई, रिंग करंट क्यों नहीं बना, आपको पता चलेगा पी ऑर्बिटल से। इसीलिए हम ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू कॉन्जुगेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नो डाउट इसने भी आपका पाई बॉन्ड बना रखा है। तो पी ऑर्बिटल्स इन सभी एटम्स पर तो हैं, और सभी में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन है नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन पी होना। लेकिन इस एटम पर कोई पी ऑर्बिटल। तो यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, तो देखिए आपके पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकते। सो दिस विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, एंड दिस विल बिहेव लाइक ए क्लोज सर्किट। दिस विल बिहेव लाइक ए क्लोज सर्किट। इसका मतलब अगर रिंग का एक भी एटम sp3 आ गया, क्या बोला? तो फिर वो पी ऑर्बिटल प्रोवाइड, और फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के लिए सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा। रिंग करंट आपका तभी बनेगा, ध्यान से सुनना कैसे। रिंग का हर एटम एटलीस्ट एक पी ऑर्बिटल प्रोवाइड, और वो पी ऑर्बिटल बाकी पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल होना, मतलब पी ऑर्बिटल्स की एक क्लोज लूप बननी चाहिए। पी ऑर्बिटल्स की एक क्लोज लूप बननी चाहिए। सर क्लोज लूप का मतलब, अगर मैं यहां से शुरू करूं तो लगातार मेरे रास्ते में पी ऑर्बिटल्स आने। सो क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। यहां पर भी क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, यहां पर पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की क्लोज लूप, क्योंकि यहां से वहां कनेक्ट नहीं कर पाया, बीच में एक एटम आ गया जिसके पास पी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर रिंग करंट बन रहा है, तभी आपका कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अब सर वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, यह कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करता है कि रिंग करंट कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का बना है। अगर आपका रिंग करंट कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिंग करंट बना है, तो उस कंपाउंड को हम डिक्लेयर करेंगे। अगर वही रिंग करंट आपका कितने पाई इलेक्ट्रॉन से बना है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन से, तो उस कंपाउंड को हम डिक्लेयर करेंगे एंटी।
क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब यहां पर एक केमिस्ट आएगा, वो बोलेगा कि देखो आपके बस की बात नहीं है, ये रिंग करंट आप फिजिक्स में तो संभाल नहीं सकते, और ऑर्गेनिक में भी और आ जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे। तो उसने शॉर्टकट दिया, केमिस्ट का नाम था हक्कल। 1931 में उसने शॉर्टकट दिया था, हक्कल्स रूल, रूल इज ऑलवेज शॉर्टकट। और भाई साहब हमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से बचा गया वो, वरना इनके बिना आप बात भी नहीं कर पाते। एमओटी के बिना बात ही नहीं होती एरोमेटिसिटी के ऊपर, अगर हक्कल्स ने अपना शॉर्टकट नहीं दिया होता। तो हक्कल्स ने बोला कि आप इतना मत कंफ्यूज होइए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, चुनिंदा पॉइंट आप चेक कर लीजिए और एरोमेटिसिटी पर आप कमेंट कर सकते हैं। बट देयर नंबर ऑफ कंपाउंड जो हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे, पर आपके लेवल पर वो एक्सेप्शंस आने वाले नहीं है। एक बार हक्कल्स रूल याद करो, आप सब ने पढ़ा है हक्कल्स रूल में। हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी क्या लिखता है? पहली कंडीशन साइक्लिक। अब सोचो, अगर साइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि ओपन चेन होगा तो आपका रिंग करंट ही, तो सब उसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस कंपाउंड में कॉन्जुकेशन है कि नहीं है, पर ये कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें कभी रिंग करंट बन ही, तो कहता है रिंग करंट बनाने के लिए सर्किट का क्लोज होना कंपलसरी है, तो कंपाउंड का साइक्लिक होना कंपलसरी है। कहता है साइक्लिक हो गया तो गारंटी नहीं है कि वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होगा ही होगा। पैरेलल पी ऑर्बिटल्स का क्लोज लूप भी बनना, मतलब रिंग का कोई एटम sp3 नहीं आना, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। तो क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। तीसरा पॉइंट लिखता है कि रिंग शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। ए ध्यान दे, मॉलिक्यूल का प्लेनर होना कोई जरूरी रिंग, क्योंकि करंट तो उसकी वजह से बनेगा ना। अब आप सोचो वो क्यों कह रहा है कि रिंग शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, क्योंकि अगर एटम सेम प्लेन में रहेंगे तभी तो पी ऑर्बिटल पैरेलल रहेंगे। अगर एटम्स ने प्लेन बदला तो पी ऑर्बिटल पैरेलल, और पी ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं रहेंगे तो फिर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, रिंग करंट नहीं बन पाएगा। बहुत चुनिंदा पॉइंट लिखता है। और फिर आखिरी फोर्थ पॉइंट देता है कि अगर उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, 4n प्लस 2 पाई, तो एरोमेटिक बोल दो, और 4n पाई तो एंटी एरोमेटिक। अब तुम क्या करते थे, n की वैल्यू भी रटते फिरते थे। इधर देख, क्या n यहां जीरो रखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि जीरो रखने पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्या यहां पर n की वैल्यू जीरो रख सकते हो? जीरो रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? जीरो। रिंग करंट कहां से बनाओगे? पाई इलेक्ट्रॉन तो होने, तो यहां n जीरो नहीं हो सकता, वहां पर n जीरो, मतलब यहां पर n की वैल्यू इंटीजर आ सकती है, पर यहां पर n की वैल्यू होल नंबर ही रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो पहले जितना लिखा है वो सब नोटबुक में लिखा होना चाहिए। सुलटा दिया है क्या? अगर रिंग का एक भी एटम ऐसा आ गया जिसके पास पी ऑर्बिटल
नहीं है, तो फिर आपका कंपाउंड ना तो एरोमेटिक निकलेगा और ना ही एंटी एरोमेटिक। रिंग करंट बनना कंपलसरी है, यानी कि रिंग का एटम या तो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। क्यों? क्योंकि sp2 है तो भी p बचा लेगा, sp है तो भी p बचा लेगा, लेकिन अगर sp3 हुआ तो उस पर कोई p ऑर्बिटल नहीं बचेगा। सुलटा दिया है। अब तो सुलटा दिया होगा। चलिए, सुलटा दिया है। आइए ध्यान से सुनेंगे। हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। रूल का मतलब समझ गए? शॉर्टकट है कि भाई इसमें पुट करके देख लो। आप जानते जब भी कोई आईओसी में रूल पढ़ते हो तो रूल से 4 क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेप्शन 5 हो जाते हैं उसके। तो रूल ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। लिखेंगे साइक्लिक फुल्ली कॉन्जुगेट, साइक्लिक फुल्ली कॉन्जुगेटेड, cyclic fully conjugated compounds having delocalization of cyclic fully conjugated compounds having delocalization of 4n plus 2 pi electrons, 4n plus 2 pi electrons, cyclic fully conjugated compounds having delocalization of 4n plus 2 pi electrons, उनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। नीचे लिखेंगे हक्कल्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स ओनली, हक्कल्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स ओनली, कंपाउंड्स ओनली। किसमें एप्लीकेबल है? केवल मोनोसाइक्लिक। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, लेकिन हम इसको अलग तरीके से पहचानेंगे। अगर हमारे पास कंपाउंड आ जाता है पहचानने के लिए एरोमेटिक वर्सेस, अगर अपन बात क्या करना चाहें, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक वर्सेस एंटी एरोमेटिक। उसने किसकी बातें की थी? एरोमेटिक की, इसलिए हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कंपाउंड को एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो ना तो वो एरोमेटिक हो सकता है और ना ही वो एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक समझ गए? साइक्लिक नहीं है तो रिंग करंट ही नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, दूसरा पॉइंट हमारे सामने रहेगा, आप यहां पर लग सकते हैं क्लोज लूप, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स की एक क्लोज लूप बननी चाहिए। आप इसको यह भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो ये वर्ड मैंने पहले कभी बोला है, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ये तभी होगा मींस ईच एटम ऑफ रिंग, मींस ईच एटम ऑफ रिंग शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। बताओ ये बात सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर कोई एटम sp3 हो गया तो उस पर तो p बचेगा ही, तो क्लोज लूप कभी नहीं बन सकती। तो रिंग का एटम या तो आपका sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए, तभी क्लोज लूप बनेगी। तीसरा पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, रिंग शुड बी प्लेनर, रिंग शुड बी प्लेनर, आपकी रिंग प्लेनर होनी चाहिए और
नियरली प्लेनर और नियरली प्लेनर, या तो आपकी प्लेनर हो या लगभग आपके पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हो जाए, क्योंकि अगर रिंग के एटम्स एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे तो पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हो सकते। सेम टू सेम कंडीशन इधर भी एप्लीकेबल है। यहां पर भी आपके सामने क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होना ही चाहिए। इसके लिए भी अगर अपन बात करना चाहें, रिंग शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, रिंग लिखा है मैंने। रिंग शुड बी प्लेनर, तभी एटम्स आपके एक प्लेन में लाई करेंगे और पी ऑर्बिटल क्या होंगे, पैरेलल और नियरली प्लेनर और नियरली प्लेनर। यहां तक आपके एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कोई डिफरेंस, देखो तीनों पॉइंट एग्जैक्टली सेम चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे बाद में देखना होता है, जिसको आप सबसे पहले देखेंगे और आंसर गलत देंगे। फोर्थ पॉइंट सबसे बाद में देखना होता है, क्लियर? और आप सबसे पहले किसको देखोगे, फोर्थ, और बोलोगे सर ये तो देखो एरोमेटिक नहीं आ रहा, आपने तो बोला था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट होना चाहिए। अगर आपका रिंग करंट नहीं बन रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन किसी काम के। अगर आपका कंपाउंड ओपन चेन है तो बात ही मत करो एरोमेटिक की, क्लियर? अगर आपके कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात ही मत कीजिए। अब ये दोनों बातें हो गई, तब देखो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लोज लूप बन रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक, induced diamagnetic ring current of, induced diamagnetic ring current of 4n plus 2 pi electrons, 4n plus 2 pi electrons, 4n plus 2 pi electrons। आपको याद है हरियाणा में एक जो पेपर हुआ था, जो काफी चर्चा में भी रहा था स्कूल, उस पेपर में एक एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था जिसमें वैल्यू ऑफ एन पूछी गई थी। अगर कोई मास टू प्रो 2.0 का बच्चा हो तो वो सेम क्वेश्चन आपके माइनर में आ चुका था, और ऐसा क्वेश्चन नीट में पहली बार आया था। वैल्यू ऑफ एन फॉर द गिवन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल पूछा गया था। और आपका पेपर चेक कर लेना, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने वो सेम क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया था। उससे पहले आपको कहीं वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको नए क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तालियों वाली बात नहीं है, राक्षसों फिर भी गलत किया होगा। इधर अगर अपन बात करना चाहें फोर्थ नंबर पर, यहां पर हमारे सामने रहेगा इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक, induced paramagnetic ring current of, induced paramagnetic ring current of 4n pi electrons, 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। आप पता है क्या, केवल क्या चेक करेंगे, 4n pi इलेक्ट्रॉन। भले ही रिंग करंट बन रहा है नहीं बन रहा है, तुम्हें उससे कोई लेना देना, इतना चेक करेंगे तो क्वेश्चन सही नहीं हो जाएगा सर हमारा। तो हम तो केवल पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए आए हैं। फोर्थ पॉइंट सबसे बाद में देखना है और तुम केवल फोर्थ ही देखते हो। तो यहां पर आपका इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट कितने का, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और यहां पर होना चाहिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आइए जहां पर n आपका क्या क्या हो सकता है इधर वाले केस में, वेयर n बताइए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर n 0 हुआ तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4n + पाई में रख के देखो। इसमें अगर n 0 रहेगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 पाई। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनते हुए जाइए। अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो कितने हो जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 4 हो गई तो कितने हो जाएंगे, अगर n की वैल्यू 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो रखते रहिए, बिल्कुल सही बात है। इधर वाले में बताइए वेयर n क्या हो सकता है, वेयर आपका n कितना हो सकता है, 1।
अगर 1 हुआ तो कितने आएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर N2 हुआ तो कितने आएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर N3 हुआ तो कितने आएंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर N4 हुआ तो कितने आएंगे 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां N0 हो सकता है लेकिन यहां पर N0 नहीं हो सकता। अब सोच के देखो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो रिंग करंट बनेगा ही नहीं। रिंग करंट बनी किससे रहा है पाई इलेक्ट्रॉन से। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे। फिर मैं आपसे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछूंगा। जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं, हालांकि अब उनको याद है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं उनसे पहले ही पूछ चुका हूं और क्वेश्चन हल्का भी नहीं है। तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे। आपको इनपुट कर करके याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इनपुट कर करके देखते 1 रखने पर क्या आया 2 रखने पर क्या आया, नोटंकी की जरूरत नहीं है। पहले आप मुझे एक बात बताएंगे, पहले आप सभी मुझे एक बात बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्या किसी मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने पर भी वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है? मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है फिर भी क्या आपका मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक हो सकता है? हो सकता है। जो कह रहे हैं कि हो सकता है उनका हाथ हवा में होना चाहिए। जो कहते हैं हो सकता है, चलिए आपसे नहीं पूछूंगा मैं, ऐसे हवा में दोबारा उठाओ। चलिए, आपने भी उठाया था। अच्छा, ये कह रहा कि मैंने कैंसिल कर दिया। आप भी पढ़े हुए हो, ये भी पढ़े हुए है। आप पढ़े हो पहले? हाँ, आप बताओ एग्जाम्पल। इससे पहले जो एग्जाम्पल करवाया था कौन से वाला बेटा? ये वाला। साइक्लिक कॉन्जुगेशन कहां है भाई? साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब है क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी। क्लोज लूप कहां बनी? इस एटम पर तो पी ही नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। आपने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या लिखा हुआ है? क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी cyclic conjugation means each atom of ring should be sp2 और sp, तो उसका तो sp3 है। चलिए और बताइए कोई। साइक्लिक कॉन्जुगेशन होते हुए भी क्या आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकता है? और कोई एग्जांपल देगा? देखिए, आपको चीजों में क्लियरिटी है ही नहीं। कुछ लोग ये वाला बोल रहे हैं। आपको बता दूं, यहां पर किसी प्रकार का साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, और इसी को लोग एक्सेप्शन में लाते हैं कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन होते हुए भी रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन होते हुए भी रेजोनेंस नहीं होता। ये एग्जांपल लाते हैं, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं, दिमाग से पैदल कुछ तूने सोचा। इसी प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें, कुछ भाई लोगों का कहना है 10 एनुलिन, 10 एनुलिन में भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका कैसा होता है नॉन प्लेनर। यानी कि एरोमेटिसिटी पर कमेंट करने से पहले आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मालूम होनी। अगर आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं जानते हैं तो एरोमेटिसिटी पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी, इसमें भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। अब सोचो और कोई एग्जांपल। यस, अरे आपने दिमाग पर जोर डाला ही। इधर देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या E1, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या E1। आइए इस मॉलिक्यूल पर बात कीजिए, क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? जब आप इस मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो ये मॉलिक्यूल आपके सामने इस प्रकार से बनेगा। हर एटम पर एक p ऑर्बिटल है। तो क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन है इस मॉलिक्यूल में। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और देखो, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स तो अभी तक मैंने कहीं पर कवर ही नहीं किया है। चाहे कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो, चाहे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो, इवन पाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन में। और यहां पर क्या है? ऑड। तो ये कंपाउंड आपका क्या है? नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक कॉन्जुगेशन होते हुए भी मॉलिक्यूल्स नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। क्लियर? और कोई एग्जांपल? जी हां, अगला एग्जांपल ये रहा। इस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ईच एटम इज sp2, रेडिकल में sp2 होता है कार्बन। तो यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। कैसे हैं? ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हैं?
odd pi electrons, hence compound is non aromatic. तो कभी स्टेटमेंट आ जाए इफ मॉलिक्यूल इज हैविंग साइक्लिक कॉन्जुगेशन आइदर इट विल बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, गलत जाएगा, धर लेगा आपको ढंग से। क्लियर? क्योंकि आखिरी स्टेप बचा हुआ है एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पर कमेंट करने के लिए कि जो रिंग करंट बनता है वो अगर 4n+2 पाई का बना तो एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का बना तो एंटी एरोमेटिक, अगर उसके अलावा किसी और का बना तो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। आगे बात समझ में? अब कैसे याद रखेंगे, इधर सुनो, ये भी इवन, ये भी इवन, अगर इवन है और 4 की टेबल में आ रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, इवन है और किस में आ रहे हैं, एंटी एरोमेटिक मिलेगा कंपाउंड। इवन है लेकिन 4 की टेबल में तो क्या मिलेगा, एरोमेटिक। तो एन पुट कर करके मत देखना, मान लीजिए आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन आ गया, अब एन 0 पुट कर रहे हैं, फिर 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2 पुट कर रहे हैं, 10 पाई मतलब इवन, 4 की टेबल में आता है तो एरोमेटिक, अगर 4 की टेबल में आता तो एंटी एरोमेटिक। इस तरीके से आंसर देना, मिनिमम टाइम में आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। नोट करेंगे इसको। एग्जाम्पल्स आप याद मत कीजिए, मैं अपने पेपर की बात बता दूं, ना तो आपकी नोटबुक से होगा क्वेश्चन, ना आपके मॉड्यूल से होगा, ना आपकी ईएलपी से होगा, पर एरोमेटिसिटी पर क्वेश्चन होगा माइनर, तो समझने पर ध्यान दीजिए। मैंने माइनस आई के केस में बोला था कि क्वेश्चन आएगा, ना तो अपनी नोटबुक से होगा, ना आपके मॉड्यूल से होगा, ना किसी सर की नोटबुक में होगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा फिर भी बनना। आधी से ज्यादा जनता से जाके पूछोगे ना कि सर एसएच और ओएच में से माइनस आई किसका ज्यादा है, इसका बता बैठेंगे, ओएच का बता बैठेंगे, और गलती से अगर बता दिया देख के गूगल पे तो एक्सप्लेन नहीं होगा, सुलटा दिया है। अब आ रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक बार वापस आ जाइए, पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, फिर ये कंडीशन चेक करेंगे। क्लियर? तो इसमें तो अपने आप आ जाएगा, ये वाला तो इंक्लूड हो जाएगा, और फिर ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। तुम केवल ये कंडीशन चेक करते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन है सर, एरोमेटिक बोल दो, पहले दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो अक्कल्स ने देखो कितना आसान बना दिया हमारे लिए, एक एक पॉइंट अलग से बता दिया है कि आप इस प्रकार से चलिए। सभी के पेन डाउन होंगे, पहले हम यही सॉल्व करेंगे फिर आप छापेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ये कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन, बताइए क्या ख्याल आता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? देखिए दोस्त, आपके इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई, अगर एक भी एटम sp3 आ गया तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन खत्म करो। अब ये कंपाउंड ना तो एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है। बाहर आके ये मत बोलना सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, तो क्या करूं, नाचू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को देख के? रिंग करंट होना चाहिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना काफी। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी है, इस कंपाउंड में नहीं है क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन रिंग करंट नहीं बनेगा, ओपन चेन है, और ये भी बिल्कुल ओपन चेन की तरह ही काम करता है। इसका मतलब इस कंपाउंड पर बताइए क्या कमेंट करेंगे हम, ये कंपाउंड रहेगा हमारे लिए नॉन एरोमेटिक। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, आप मतलब समझो कि हमें यहीं से ही क्वेश्चंस करके जाने हैं। नेक्स्ट हमारे सामने ये कंपाउंड दिया गया है इस प्रकार से, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। अब जिसको हाइब्रिडाइजेशन ठीक से नहीं आता, जिसको केटायन ठीक से नहीं पता, उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आप बताइए, सबसे पहले चेक करो क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। सर एक मिनट, बिना पी ऑर्बिटल के मैं चेक कर सकता हूं? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन से। मतलब सर बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पक्का, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन,
और इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन भी पक्का। तो यस यू कैन से देयर इज साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। देखिए पॉजिटिव का मतलब 0, तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाई है, कितने, 2। तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, हेंस कंपाउंड इज एरोमेटिक। सर एक बार ऑर्बिटल डायग्राम से आप बता देंगे। बिल्कुल ऑर्बिटल डायग्राम से बता देंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इन दोनों ने क्या बनाया हुआ है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो बनेगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, 2 से। और इस वाले कार्बन पर केवल पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो देखो क्या इस रिंग ने एटम पी प्रोवाइड किया, यस। क्या इस एटम ने भी पी प्रोवाइड किया, जी हाँ। क्या इसने भी पी प्रोवाइड किया, जी हाँ। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है। अब साइक्लिक कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, इसी बॉन्ड में है, बाकी में तो इलेक्ट्रॉन ही। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द कंपाउंड इज एरोमेटिक। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आप लोगों के सामने ये दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कमेंट कीजिए इस कंपाउंड पर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन और नॉट। क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है ये। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2। और ये भी कैसा है, sp2। और ये भी कैसा है, sp2। सर एक बार ऑर्बिटल डायग्राम से बता देंगे, जी हाँ। आप बताइए इन दोनों एटम्स ने तो क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बिना पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के तो बनता ही। और बताइए इस कार्बन पर भी एक पी ऑर्बिटल है जिसमें कौन मौजूद है, लोन पेयर। कौन मौजूद है, लोन पेयर। तो बताइए सबसे पहले क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 2। और एक लोन पेयर में कितने, 2। सुन ध्यान से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी में है मतलब पाई है, और वो पी कॉन्जुगेशन में है तो वो डीलोकलाइज्ड है। तो बताइए क्या ये डिलोकलाइज्ड है, यस। तो हाउ मेनी साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है यहां पर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए 4 पाई इवन या ऑड, 4 की टेबल में एंटी एरोमेटिक, एन की वैल्यू पुट करने का टाइम नहीं मिलने वाला है। क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। मान लीजिए आपको ये वाला केटायन दिया हुआ है और आपसे बात कर रहा है इसकी एरोमेटिसिटी पर या फिर इसकी एंटी एरोमेटिसिटी पर। ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान दीजिए। और इसको ऐसे भी लिख सकता है हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हुए, यूं लिखेगा और सर्कल में लिख देगा +2। आप समझिए दोनों एक ही बात है, वो हाइब्रिड लिखा हुआ है। जब आप +2 लिख रहे हो मतलब मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 2 चार्जेस के साथ, 2 प्लस चार्ज है और उसके साथ साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। तो अगर ये दिया है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए, सुन ध्यान से। पहले कितने चार्ज हैं, +2, टिका दे एडजेसेंट पर। तो ये दोनों तो sp2 हो गए हैं, अब बाकी के भी sp2 हो जाए, पाई बॉन्ड बना दे उस हिसाब से। क्लियर। तो ये पाई बॉन्ड बनाते ही ये आपके सामने आ गया। अब ध्यान से देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, बताइए। अगर अपन बात करें इन दोनों ने क्या बनाया हुआ है, पाई बॉन्ड। तो बताइए पाई बॉन्ड बिना पी के बनता ही। कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने के लिए एटम पी प्रोवाइड करे या पी हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, वैकेंट, कैसा हो। पहली बात पी प्रोवाइड करे, पी नहीं है तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही खेल खत्म हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी एटम इज प्रोवाइडिंग यू द पी ऑर्बिटल। अब जब इसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, 2, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही। तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल में है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इवन या ऑड, 4 की टेबल में आता है क्या, तो एरोमेटिक। छापेंगे, आगे बढ़ो।
गर्मी हो रखी यार, उमस हो गया है। हाँ 25-26 करके चला दो। तो अभी अटेंड कर लो, कल क्लास छोड़ देना। अभी आओगे जाओगे वेस्ट ऑफ टाइम होगा ना। तो कल मेरी तीसरी क्लास जब भी हो ना आपकी में छोड़ देना। जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई। पहले साइक्लिक कॉन्जुगेशन चेक करेंगे या पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे? रिंग का अगर एक भी एटम sp3 आया तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो कंपाउंड रहेगा आपका नॉन एरोमेटिक। क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन होते हुए भी आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकता है? हां, अगर ओड पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो। सुलटा दिया है क्या? आगे बढ़ सकते हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल भर भर के होते हैं। क्लियर? तो आप याद नहीं कर सकते और याद करने की कोशिश भी मत कीजिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, उम्मीद करता हूं सभी ने सुलटा दिया होगा। भाई बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से पेन डाउन होने चाहिए। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये मॉलिक्यूल है, बताओ इसके बारे में क्या ख्यालात है? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? आप कैसे पहचान लेते हो? अरे भाई ये कार्बन कैसा है? sp3। ये भी कार्बन कैसा है? तो क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल बनेगा ही। तो डिक्लेयर कर दो नॉन एरोमेटिक, खत्म करो कहानी। लेकिन सर यहां तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन पर नॉन एरोमेटिक बोल रहे हो, और यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पर आपने क्या बोल दिया था? एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन कितने बाद में देखना है, पहले साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो बने। क्लियर? चलिए, तो यहां पर ये आपका नॉन एरोमेटिक रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें एग्जांपल नंबर 6, मान लीजिए हमारे सामने ये वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है। बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? यस। आप चेक कर सकते हैं sp2 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 sp2, ईच एटम ऑफ रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब सभी पर पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है साइक्लिक में? 2 और 2 4, तो यहां पर रहेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड? इवन, तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होने के चांसेस हैं। 4 की टेबल में है या नहीं है? तो एंटी एरोमेटिक। इवन है, 4 की टेबल में है तो एंटी एरोमेटिक, वरना एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। मान लीजिए अगर अपने पास ये आ जाता है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे लिख दे या दोस्त इसको ऐसे लिख दे, एक ही बात है। इसका मतलब समझते हो? दो नेगेटिव चार्ज के साथ साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये कहना चाहता है। तो अगर ऐसे दिया है तो कैसे बनाएंगे मॉलिक्यूल को? ध्यान से सुनिए। पहले 4 की रिंग बनाएंगे, जी हां। 2 नेगेटिव है तो आजू बाजू टिका लो, तुम्हें उससे कोई लेना देना। तो अब साइक्लिक कॉन्जुगेशन के लिए ये तो दोनों sp2 बन गए लोन पेयर कॉन्जुगेशन में लेने की वजह से, बाकी के बचे हुए पर क्या बना दो? पाई बॉन्ड। जिन पर नेगेटिव है उनको छोड़कर अब बाकी पाई बॉन्ड बनाएंगे एटम्स, तो आपकी ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनकर आ जाएगी। आप मुझे क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर। क्या आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? यस, sp2। अब इस जिसने बेसिक से नहीं पढ़ा उसको हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं पता चलेगी, और जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता चलेगी वो कैसे बात कर सकता है? क्लियर? तो अगर मुझे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ा, मैं कहीं कहीं पर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा, बाकी हर जगह नहीं। बताइए, पाई बॉन्ड बना है? जी हां। पाई बॉन्ड बनता ही किससे है? पैरेलल p ऑर्बिटल से। इस कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल है, इनफैक्ट आपका लोन पेयर p में ही मौजूद है।
क्या इसके पास भी पी ऑर्बिटल है? जी हाँ, लोन पेयर आपका किस में मौजूद है? पी ऑर्बिटल में। तो क्या क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल बन गई? हाँ। अगर क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल बन गई तो बताइए मॉलिक्यूल में क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2 4, 2 6। याद कीजिए लोन पेयर कैसा है? डीलोकेलाइज्ड। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा डीलोकेलाइज्ड। क्लियर? 2, 2 4 और 2 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड? 4 की टेबल में आता है? नहीं, तो हो जाएगा एरोमेटिक। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आपके सामने ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कमेंट करेंगे इसकी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी पर। बताइए यहां पर कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं? तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस? sp3। अगर रिंग का एक भी एटम sp3 आया तो क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल, हेंस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अब बोलोगे सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन में तो एंटी एरोमेटिक होता ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 9, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए जाना। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल सही बात। ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2 4 और 1 5। 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन है क्या? नहीं है, तो ना एरोमेटिक हो सकता ना एंटी एरोमेटिक, जाने दीजिए नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करें 10, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पर अगर देखिए पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लॉन पेयर, क्या आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? यस, sp2। अब इस जिसने बेसिक से नहीं पढ़ा उसको हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं पता चलेगी, और जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता चलेगी वो कैसे बात कर सकता है? क्लियर? तो अगर मुझे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ा, मैं कहीं कहीं पर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा, बाकी हर जगह नहीं। बताइए पाई बॉन्ड बना है? जी हां। पाई बॉन्ड बनता ही किससे है? पैरेलल पी ऑर्बिटल से। इस कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल है, इनफैक्ट आपका लोन पेयर पी में ही मौजूद है। क्या इसके पास भी पी ऑर्बिटल है? जी हां, लोन पेयर आपका किस में मौजूद है? पी ऑर्बिटल में। तो क्या क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल बन गई? हां। अगर क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल बन गई तो बताइए मॉलिक्यूल में क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2 4, 2 6। याद कीजिए लोन पेयर कैसा है? डीलोकेलाइज्ड। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा डीलोकेलाइज्ड। क्लियर? 2, 2 4 और 2 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड? 4 की टेबल में आता है? नहीं, तो हो जाएगा एरोमेटिक। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आपके सामने ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कमेंट करेंगे इसकी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी पर। बताइए यहां पर कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं? तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस? sp3। अगर रिंग का एक भी एटम sp3 आया तो क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल, हेंस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अब बोलोगे सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन में तो एंटी एरोमेटिक होता ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 9, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए जाना। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल सही बात। ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2 4 और 1 5। 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन है क्या? नहीं है, तो ना एरोमेटिक हो सकता ना एंटी एरोमेटिक, जाने दीजिए नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करें 10, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये दिया हुआ है कार्बोकेटाइन। क्लियर? बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है या नहीं है? देखिए ये दोनों एटम sp2 पाई बॉन्ड बनाया है, ये दोनों एटम भी sp2 पाई बॉन्ड बनाया है, और इसके पास p ऑर्बिटल है केटायन में। तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का है? 2, 2 4, इधर से कोई भी नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इवन या ऑड? इवन। 4 के टेबल में? हाँ, तो ये एंटी एरोमेटिक रहेगा। क्या पॉजिटिव चार्ज एंटी एरोमेटिसिटी का हिस्सा है? जी हां, यानी कि जिस एटम पर पॉजिटिव है
क्या उसका पी इन्वॉल्व हुआ है? जी हां। तो अगर आपका चार्ज एंटी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाता है तो डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो ये वाले कार्बोकेटाइंस आपके अनस्टेबल मिलते हैं, किसकी वजह से? एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से। क्लियर? तो ये आपका अनस्टेबल कार्बोकेटाइन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की तरफ बढ़े, मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, यहां पर आपको दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज। बताइए इसमें क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? मैं उस पर बाद में बात करूंगा। क्या आप मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? sp2। बताइए, हम पहले पढ़ चुके हैं ढंग से। sp2 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 सारे कार्बन एटम sp2, तो साइक्लिक कॉन्जुकेशन है। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुकेशन में? दो, दो चार और दो छह, लोन पेयर का मतलब दो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए इवन है? जी हां। क्या ये 4 के टेबल में है? जी नहीं, तो कंपाउंड रहेगा एरोमेटिक। सुनिए, इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन। अगर चार्ज इन्वॉल्व होने की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कमाल की मिलेगी। जैसे यहां पर ये नेगेटिव चार्ज एक्सेप्शनली स्टेबल मिलेगा। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, पीछे जो हमारे सामने एग्जांपल गया है, ये पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्शनली स्टेबल मिलेगा, बिकॉज इस एटम का पी ऑर्बिटल देखो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो इसको डीलोकलाइज होने का मौका मिलेगा और इसके ही डीलोकलाइजेशन से एरोमेटिसिटी आ रही मॉलिक्यूल के अंदर। गजब का स्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा ये। इधर अगर अपन बात करना चाहें, क्या ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा? जी हां। और क्या इसी की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है? यस। तो ये नेगेटिव चार्ज भी गजब का स्टेबल मिलने वाला है। आपके पाई बाई इलेक्ट्रॉन्स के सामने टिकने वाले एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की कोई औकात नहीं है। अच्छे अच्छे कार्बन आयंस को स्टेबिलिटी में पीछे छोड़ेगा। एरोमेटिसिटी गजब का स्टेबलाइजेशन, एंटी एरोमेटिसिटी डिस्टेबलाइजेशन आएगा चार्ज में। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। एनायन और केटायन में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? स्टेबिलिटी इज रिलेटिव। केटायन का केटायन से, एनायन का एनायन से कंपेयर कर सकते हैं। ए भाई बातें मत करो। एरोमेटिसिटी की वजह से, कॉन्जुकेशन की वजह से, चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, हाईली स्टेबल। अगर चार्ज के डीलोकलाइजेशन से एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, हाईली अनस्टेबल। इसी के पी की वजह से तो साइक्लिक कॉन्जुकेशन बना है। ए भाई बातें मत करो। सुलटा दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 के सामने लिख सकते हो, हाईली स्टेबल एनायन ड्यू टू एरोमेटिसिटी। हाईली स्टेबल एनायन ड्यू टू एरोमेटिसिटी। हाईली स्टेबल एनायन ड्यू टू एरोमेटिसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, हाईली स्टेबल एनायन ड्यू टू एरोमेटिसिटी। क्या नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है? जी हां। ये जो लोन पेयर है इसी के डीलोकलाइजेशन से एरोमेटिसिटी बन रही है। अगर लोन पेयर का एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है तो फिर कोई लेना देना नहीं होता है। सुलटा दिया है क्या? अब तो सुलटा दिया होगा। चलिए, आप यहां भी लिख सकते हैं हाईली अनस्टेबल
केटाइन ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी, हाईली अनस्टेबल केटाइन, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है, हाईली अनस्टेबल केटाइन ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी, हाईली स्टेबल एनायन और हाईली अनस्टेबल केटाइन ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी। चार्ज एरोमेटिसिटी में आया, कमाल की स्टेबिलिटी पाएगा, चार्ज एंटी एरोमेटिसिटी में आ गया, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सुलटा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फिर से पेन आपके डाउन होने चाहिए, मतलब इन क्वेश्चंस को दोबारा करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, यही सुलटा रहे हैं हम। मान लीजिए अगर अपने पास ये दिया हुआ है, बताइए क्या कमेंट करना चाहेंगे इसके बारे में। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर रिंग का एक भी एटम sp3 आया, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, रिंग करंट ही नहीं बन पाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहां पर मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन, तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये कंपाउंड आपका रहेगा नॉन एरोमेटिक, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर अपन बात करना चाहें, तो ये हमारे सामने मॉलिक्यूल दिया गया है, इसको हम बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं? पाइरोल। बताइए इसके बारे में। सबसे पहले बस मुझे एक में ही डाउट है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन? इट इज sp2 because this lone pair is localized or delocalized? delocalized मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होगा अभी ये, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, यस, sp2 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 और नाइट्रोजन भी sp2, तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है, सभी के पास p बचा हुआ है। आप बताइए, 2 2 4 और 2 6, लोन पेयर का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इवन या ऑड? 4 की टेबल में नहीं, तो कंपाउंड एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगर अपन बात करना चाहें तो ये मॉलिक्यूल पर भी हमने ढेर सारी चर्चाएं की है। आप जानते हैं हमको इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। आप बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? एसिड sp2। कितने लोन पेयर हैं? 2, तो एक लोन पेयर लोकेलाइज्ड और एक डीलोकेलाइज्ड। अब आप बोलोगे सर ये sp2 कैसे आए, ये कैसे पता चला? इसका मतलब आपने पहले कुछ भी नहीं सीखा है, पढ़ा चुका हूं पहले लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन में। तो यहां पर अगर मैंने इसको क्या मान लिया है? लोकेलाइज्ड, तो ये लोन पेयर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? डीलोकेलाइज्ड। तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 2 2 4 और 2 6, ये पाई नहीं है, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन, हेंस कंपाउंड इज एरोमेटिक, पक्का। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारे सामने काफी फेमस क्वेश्चन है जिसे हम बोलते हैं थायोफीन। ये रहेगा थायोफीन। बताइए इसके बारे में हम किस प्रकार की बातें कर सकते हैं? सल्फर पर 2 लोन पेयर हैं, एक क्या रहेगा? डीलोकेलाइज्ड, तो एक बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? लोकेलाइज्ड। क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? हाँ है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 2 2 4 और अगर अपन बात करें 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। इवन या ऑड? इवन। 4 की टेबल में नहीं, कंपाउंड इज एरोमेटिक। नेक्स्ट मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया था कि किस लोन पेयर पर प्रोटोनेशन से हाइब्रिडाइजेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, इसकी भी एरोमेटिसिटी के ऊपर हमें कमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले बताइए इस नाइट्रोजन के इस लोन पेयर के बारे में क्या ख्यालात है? रिंग के डबल बॉन्ड पर आया हुआ लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, लोकेलाइज्ड। ये देखिए पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन, लेकिन इसका तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये लोन पेयर कैसा रहेगा? डीलोकेलाइज्ड। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2, लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। क्या आप मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो नाइट्रोजन की? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, सो बोथ नाइट्रोजन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पक्का। बताइए इन्हीं पर ही डाउट था, बाकी पे तो डाउट ही
sp2 ये भी sp2 मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन, जी हां, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? दो, दो चार और दो, ये मत काउंट करना, है तो लोकलाइज्ड है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। दोस्तों रुकिए, जब आप एनसीईआरटी शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में उसने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया है, वहां पर उसने लिखा है साइक्लिक के बारे में। किसके बारे में? ध्यान से सुनते हुए जाना, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, साइक्लिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांटता है। एक तो आपके साइक्लिक होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एक अगर अपन बात करना चाहें तो एरोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक को भी दो कैटेगरी में बांट देता है। कौन से? एक तो आपके कौन से रहते हैं? होमो, और एक आपके कौन से होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या फर्क है? एलिसाइक्लिक का मतलब है साइक्लिक तो है पर एरोमेटिक नहीं है, ओपन चेन जैसा ही दिखेगा। जैसे ये आपका कंपाउंड, बताइए साइक्लिक है, हाँ, पर ये रिएक्शन बिल्कुल ओपन चेन की तरह करेगा। जैसे ये कंपाउंड आपका साइक्लिक है, जी हां, तो साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक, ऐसे कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक कहते हैं। ये आपके रहेंगे कैसे? साइक्लिक एरोमेटिक, मतलब साइक्लिक भी है और उसमें एरोमेटिसिटी भी है। देखो ये रहा। क्लियर? ये साइक्लिक एरोमेटिक हो गए। अब इसमें अगर मान लीजिए बीच में कोई एटम ऐसा आ जाता है जो कार्बन के अलावा है, जैसे अभी तक हमने जो एग्जांपल्स पढ़े हैं, पाइरोल हमारे पास आ गया, तो सबसे पहले बताओ क्या ये एरोमेटिक है? क्या रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम है? ये रहा नाइट्रोजन, तो हम इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। यानी कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम है तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और क्या ये एरोमेटिक है? हाँ। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर एनसीईआरटी ने इसको समझाया है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, मतलब रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम भी है और एरोमेटिक भी है। ये भी आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक का एग्जांपल है, ये भी आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक का एग्जांपल है। तो साइक्लिक दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका एलिसाइक्लिक और एक आपके एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक वो होते हैं, साइक्लिक तो हैं पर एरोमेटिक, मतलब ये बिल्कुल ओपन चेन की तरह रिएक्शन करेंगे। आप जानते हैं बेंजीन की रिएक्शन और इसकी रिएक्शन अलग अलग होती है। एरोमेटिसिटी आने से कंपाउंड का रिएक्शन करने का अंदाज ही बदल जाता है। तो ये वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं बच्चे को, और आप सोचिए ये वर्ड्स में वहां कैसे क्लियर कर सकता था, क्योंकि एरोमेटिक तो मालूम ही। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक है लेकिन रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम मौजूद है। नोट करेंगे, आगे बढ़ो। अरे एक ही बात है, यहां लिख रहा हूं।
ए भाई चलिए, लिखे गए क्वेश्चंस में आप कमेंट कर सकते हैं उनकी एरोमेटिसिटी पर, एंटी एरोमेटिसिटी पर या फिर नॉन एरोमेटिसिटी पर। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या ख्याल आता है? सब जानते हैं, इसको तो याद कर रखा है तुम लोगों ने। देखिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं क्या? हैं। साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है ही। फिर साइक्लिक कॉन्जुगेशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। हैंस कंपाउंड इज एरोमेटिक। बताइए ये कैसा है आपका? sp3। तो डिक्लेयर कर दीजिए नॉन। अब ये मत बोलना सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन में तो एंटी एरोमेटिक होता है ना। अरे वो रिंग करंट हो तब की बात करो। साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में बताइए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 क्लियर हो गया। साइक्लिक कॉन्जुगेशन, हैंस कंपाउंड इज नॉन एरो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने पायरिडीन है। आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ नाइट्रोजन के लोन पेयर के बारे में क्या ख्याल आता है? लोकेलाइज्ड बताया था, रिंग के डबल बॉन्ड पर आया हुआ लॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज, ये सब क्या है? लोकेलाइज्ड। अब बताइए नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। कैसे? एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लॉन पेयर। क्या आप मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हैं? sp2 कैसे? एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लॉन पेयर। अब बताओ बाकी तो मामला सही है। क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? जी हां, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है, कॉन्जुगेशन है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है, कॉन्जुगेशन है। बताइए क्या लोन पेयर इधर भी ये वाला और उधर भी ये वाला कॉन्जुगेशन में है? नहीं है। तो इनको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट मत करना, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो पी में हो। और वो डीलोकलाइज कब होंगे? जब वो पी बाकी के पैरेलल हो। क्लियर? तो ये वाले आपके लोकलाइज्ड है, ये वाला भी आपका लोकलाइज्ड है। तो बताओ दोनों मॉलिक्यूल्स में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है क्या? है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? दो, दो चार और दो छह। इधर बात करो, दो, दो चार और दो, तो यहां पर आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। हेंस मॉलिक्यूल इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। सभी रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या आपके इस नेगेटिव चार्ज का एरोमेटिसिटी में कोई रोल है? इसको तो डीलोकलाइज होने तक का मौका नहीं मिल रहा। तो कंपाउंड एरोमेटिक जरूर है लेकिन उसमें चार्ज का कोई रोल, क्योंकि चार्ज जिस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है वो तो कॉन्जुगेशन का हिस्सा ही। तो जैसे हमने बोला था थोड़ी देर पहले कि दिस कार्बन आयन इज हाईली स्टेबल बिकॉज आपका नेगेटिव चार्ज खुद एरोमेटिसिटी का हिस्सा बना है इसमें। लेकिन यहां पर ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का हिस्सा, तो इसको कद्दू स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा एरोमेटिसिटी से। कभी आप सोचो सर ये कंपाउंड तो एरोमेटिक है ना, तो ये ना तो सबसे आगे आ जाएगा। कंपाउंड का मतलब नहीं है चार्ज एरोमेटिसिटी में आएगा तब स्टेबिलिटी मिलेगी, यानी कि वो जिस ऑर्बिटल में है वो ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन का हिस्सा बने। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ?
तो यहां पर बिल्कुल इसको कोई एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी एरोमेटिसिटी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़ना चाहें तो बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? देखो sp2 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 और कार्बोकेटाइन के पास p होता है। पहले तो p तो हो, पाई इलेक्ट्रॉन तो बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर हैं, एक लोकेलाइज और एक डीलोकेलाइज। यस देयर इज साइक्लिक कॉन्जुगेशन। कितना? दो, दो चार और दो 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। नेक्स्ट हमारे सामने बेंजाइन है। क्लियर? देखो आप कितना भी गलत सोचो लेकिन आंसर फिर भी सही आना चाहिए। अगर पहली बात करें बात तो इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये sp होते नहीं है। लेकिन अगर तूने sp मान भी लिया तो तेरा आंसर तो गलत नहीं आना। देखिए पाई पाई दोनों में से कोई एक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? जी हां, मॉलिक्यूल इज हैविंग अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं? दो, दो चार और दो 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। हेंस कंपाउंड इज एरोमेटिक। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। कैसी हरकतें हैं तुम्हारी, पता ही नहीं चलता है। इतनी मदद करे तो आखिरी तक करके आओ। ये आप सारी हरकतें इसलिए करते हैं ताकि आप मास्टर के मजे ले सके। और मैं डे 1 पर क्लियर कर देता हूं, नहीं किया है तो वापस से कर दूं। मास्टर कोई मजे देने वाली चीज। हाँ, अब आगे बढ़ सकता हूं? चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिसको पहली बार पुट किया किसने? जेई एडवांस ने। लेकिन जेई एडवांस उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लाता उससे पहले क्वेश्चन को लेकर आया नीट 2013। आजकल वो मॉड्यूल से गायब है, पीवाई की सीरीज से भी गायब है। और आ भी गया तो मैं गारंटी से कहता हूं केवल आंसर बताया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। और जेई 2015 ने जो पूछा वो तो क्वेश्चन ही किसका था? एनसीईआरटी का। कहां तक चल पड़े अपन? क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने दिया हुआ है टॉलिन। अब अपन क्या करते हैं? अपन भाई साहब एकदम चिल्लाते हैं sp3 कार्बन आ गया। रिंग से बाहर है, कोई लेना देना। मैंने क्या ये बोला मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए? रिंग प्लेनर होने चाहिए। बाहर पड़ा रहेगा कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमारे सामने, ध्यान से सुनते हुए जाना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन आ गया। ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों। इसी प्रकार से आपका बेंजाइल कार्ब एनायन आ गया। या फिर अगर अपन बात करना चाहें बेंजाइल रेडिकल आ गया। ये सभी कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी एरोमेटिसिटी का फायदा नहीं मिलने वाला है। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, लेकिन किसी को भी एरोमेटिसिटी का फायदा नहीं मिलने वाला है। आइए हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन से समझते हैं। हमने इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाया था इसी दिन के लिए, ताकि हम चीजों को बहुत ही आसानी से समझ पाए। और हमारी अप्रोच भी बहुत अलग रही है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ऑर्बिटल डायग्राम दिखाता हूं। यहां पर क्या है? वैकेंट पी। क्लियर? आप बताइए रिंग के हर एटम के पास पी ऑर्बिटल है क्या? रिंग के हर एटम के पास पी ऑर्बिटल है क्या? यस। और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनते हुए जाना, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे सामने है। आइए कुछ फिजिक्स की बातें कर लेते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कुछ अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। क्लियर? इस प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस प्रकार से। ये बोल दिया मैंने R1, ये बोल दिया मैंने R2, ये बोल दिया मैंने R3। अगर मैंने सर्किट कंप्लीट किया, पहला सवाल ध्यान से सुनना, अगर मैंने सर्किट कंप्लीट किया तो क्या यहां पर करंट फ्लो करेगा? कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू? केवल और केवल
R2 और R3 से कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। पक्का? अगर मैंने इस कंपाउंड को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या यहां रिंग करंट बनेगा? बनेगा। जैसे यहां पर आपके करंट की क्या बन गई है? एक क्लोज लूप। भले ही ये इस लूप का हिस्सा नहीं बन पाए। तो जैसे ही आप इस कंपाउंड को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो आपका रिंग करंट बनेगा। और किसकी वजह से? क्लोज लूप की वजह से। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे इसमें पूछना चाहूं हाउ मेनी पैरेलल पी ऑर्बिटल्स आर देयर, यू विल से 7। क्या आपका पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है? लेकिन जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है वो पी ऑर्बिटल एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है। ये तो बाहर की बातें हो गई। अब आप इस पर ये अप्लाई मत करना कि रिंग से बाहर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रिंग करंट बनेगा, क्लोज लूप बनेगी बनेगी। अगर क्लोज लूप बन रही है तो रिंग करंट बनेगा। जो क्लोज लूप का हिस्सा नहीं उनको बाहर रखो। ये डेफिनेटली अगर अपन बात करना चाहें कॉन्जुगेशन में है। योर तो क्या यहां पर करंट फ्लो करेगा? कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू? केवल और केवल R2 और R3 से कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। पक्का? अगर मैंने इस कंपाउंड को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या यहां रिंग करंट बनेगा? बनेगा। जैसे यहां पर आपके करंट की क्या बन गई है? एक क्लोज लूप। भले ही ये इस लूप का हिस्सा नहीं बन पाए। तो जैसे ही आप इस कंपाउंड को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो आपका रिंग करंट बनेगा। और किसकी वजह से? क्लोज लूप की वजह से। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे इसमें पूछना चाहूं हाउ मेनी पैरेलल पी ऑर्बिटल्स आर देयर, यू विल से 7। क्या आपका पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है? लेकिन जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है वो पी ऑर्बिटल एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है। ये तो बाहर की बातें हो गई। अब आप इस पर ये अप्लाई मत करना कि रिंग से बाहर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रिंग करंट बनेगा, क्लोज लूप बनेगी बनेगी। अगर क्लोज लूप बन रही है तो रिंग करंट बनेगा। जो क्लोज लूप का हिस्सा नहीं उनको बाहर रखो। ये डेफिनेटली अगर अपन बात करना चाहें कॉन्जुगेशन में है। योर पॉजिटिव चार्ज इज डेफिनेटली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट एरोमेटिसिटी का फायदा नहीं मिलेगा इसको। कारण ये जिस भी एटम के ऊपर है वो एटम एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जब आप कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी की बातें करोगे, क्या ये पॉजिटिव चार्ज आपका एरोमेटिसिटी में है? जिस एटम पर पॉजिटिव है उसका पी इन्वॉल्व एरोमेटिसिटी के अंदर। कमाल की स्टेबिलिटी मिलेगी इस केटाइन को। इसके सामने ये टिक भी नहीं सकता। आप क्या देखेंगे? आप ऐसे देखेंगे कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? 3 के साथ। कितने पाई बॉन्ड के साथ? 1 के साथ। लेकिन एरोमेटिसिटी एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कार्बोकेटाइन उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी में पापा निकलेगा। तो हमेशा केटाइन को एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब वो खुद एरोमेटिसिटी का हिस्सा बने। तो आप जब भी इसकी स्टेबिलिटी डिस्कस करोगे ना तो ये नहीं कहोगे कि एरोमेटिक है इसलिए, नहीं, हम सिंपली बोलते हैं इट इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 पाई बॉन्ड्स। हम एरोमेटिसिटी का नाम ही नहीं लेते क्योंकि एरोमेटिसिटी में उसका कोई रोल ही। अब बताइए, ध्यान से सुनिए, क्या ये आपका नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज्ड है? पक्का? जी हां। लेकिन यहां पर भी अगर आप गौर से देखोगे तो इस नेगेटिव चार्ज को एरोमेटिसिटी से कोई फायदा मिलने वाला। ध्यान से सुन ले मेरे भाई, ध्यान से। यहां पर आपका लोन पेयर 100% डिलोकेलाइज्ड है और मैं मान रहा हूं वो पी ऑर्बिटल में है, लेकिन ये पी ऑर्बिटल एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं उधर निकल जाऊंगा तो क्लोज लूप नहीं बनेगी। आप सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आप इस प्रकार से बनाइए ना, इस प्रकार से बनाऊंगा तो क्लोज लूप ही नहीं बनेगी। क्लोज लूप बनाने के लिए मुझे ऐसे ही चलना, वो बाहर रहेगा हमेशा क्लोज लूप से। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में क्लोज लूप बन रही है तो जो क्लोज लूप का हिस्सा है उन्हीं की बात कीजिए। तो क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? और साइक्लिक कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इधर सुनिए ध्यान से। अगर मैं इसमें बात करना चाहूं नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। यहां पर देखो ये रहे आपके सामने, 2, 2 4, 2 6 और 2 8।
8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइज, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक कॉन्जुकेशन, ये साइक्लिक कॉन्जुकेशन का हिस्सा कॉन्जुकेशन में है, लेकिन साइक्लिक में कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फिर कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, इधर से देखकर जवाब देंगे। साइक्लिक कॉन्जुकेशन रिंग करंट केवल इन्हीं की वजह से बनेगा, उसका रिंग करंट में कोई रोल। तो ये कंपाउंड आपके सामने क्या रहेगा? एरोमेटिक। वापस से सुन, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इस वाले कार्बोनाइन के बारे में, बात की थी कि नहीं की थी दोस्त? इसका नेगेटिव चार्ज जिस एटम पर है वो एटम खुद एरोमेटिसिटी में आया हुआ है। ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में है कि नहीं है? ये लोन पेयर आपका एरोमेटिसिटी के अंदर है, तो इस नेगेटिव चार्ज को गजब का स्टेबलाइजेशन मिलेगा बाई एरोमेटिसिटी, पर इसको रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलेगी, एरोमेटिसिटी से नहीं मिलेगी। भले ये 3-3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा और ये 2 के साथ, लेकिन स्टेबिलिटी में इसका फिर भी पापा रहेगा। तो कंपाउंड के एरोमेटिक होने से चार्ज की या रेडिकल की स्टेबिलिटी पर मत कूदिएगा जब तक वो खुद एरोमेटिसिटी का हिस्सा ना बन जाए। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसी कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन हमारे सामने रहता है, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल। जब पहली बार आया तो आधे से ज्यादा जेईई एडवांस के लोग कंफ्यूज्ड थे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। आधे लोगों ने डिक्लेयर कर दिया नॉन एरोमेटिक, क्योंकि रिंग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये वो जुगाड़ वाले होते हैं जिनको ढंग से धरा, मतलब एनसीईआरटी पर भी नहीं बात कर सकता तू। अगर हम इसको ढंग से ऑर्बिटल डायग्राम से समझने की कोशिश करें, आपको शुरुआत में लगा क्या रिंग करंट खेल रहा है, क्योंकि उसके बिना आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लोगे, ईएलपी के कर लोगे दोस्त, लेकिन एनसीईआरटी के भी नहीं बनेंगे। आप बताइए इधर वाली रिंग में लगातार पी ऑर्बिटल्स है कि नहीं है? लगातार पी ऑर्बिटल्स है कि नहीं है? उधर वाली में भी बताइए, यहां पर पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन में यहां पर इस प्रकार से रख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे पी ऑर्बिटल डेफिनेटली पैरेलल है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इसके अंदर नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुकेशन, कितने हैं कॉन्जुकेशन में? तो दोस्त ये सारे पाई बॉन्ड आप देखो कॉन्जुकेशन में है, तो 2 पाई और 2 पी ऑर्बिटल, 2 4, 2 6 और 2 8, तो इसका आंसर रहेगा 8। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन साइक्लिक कॉन्जुकेशन, तो आप क्लोज लूप कितने की बना सकते हो? क्लोज लूप तो 6 की ही बनेगी, क्लोज लूप तो। लेकिन सर अपन उधर निकल जाएं तो आप उधर निकल तो जाओगे ऐसे आप करते हुए, लेकिन देखो फिर भी लूप में तो नहीं आ पाएंगे। तो क्लोज लूप कितने की बनेगी? 6 की। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इसके अंदर नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 4, 2 6, 2 8, क्लियर? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज्ड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिसिटी, बताइए पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिसिटी कितने आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर? हेंस कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? कंपाउंड इज एरोमेटिक। लेकिन सर रिंग के ये एटम तो sp3 आ गए ना, आ जाए कद्दू फर्क नहीं पड़ता, इनकी वजह से मेरा साइक्लिक कॉन्जुकेशन ब्रेक हुआ ही नहीं। साइक्लिक कॉन्जुकेशन ये रहा। और किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। जबरदस्त लेवल पर बात करता है एनसीईआरटी, हल्के लेवल पर बातें नहीं करता है। तो बताइए ये भी कैसा है? एरोमेटिक। साइक्लिक कॉन्जुकेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हालांकि ये कार्बन कैसा है? sp3, कद्दू फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे, क्लियर? बताइए ये भी कैसा है? एरोमेटिक। क्या पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है? नहीं है, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा इसको एरोमेटिसिटी से, सिंपल रेजोनेंस की तरह बात होगी इसके ऊपर। क्या बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है? जी हाँ। क्या नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है? नो, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? जी हाँ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साइक्लिक कॉन्जुकेशन की वजह से। क्या रेडिकल एरोमेटिसिटी में है? नहीं, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा उसको, उन पर एरोमेटिसिटी की बातें ही नहीं करेंगे। आपके चार्ज को स्टेबलाइजेशन एरोमेटिसिटी से तब मिलेगा जिस एटम पर वो है उसका पी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होना, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नोट करेंगे, आगे बढ़ो।
ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन नीट 2013, तो नीट जेई से भी एडवांस चलता था ढंग का पेपर जब बनाता है। और आपको बता दूं उससे पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे इसके बारे में, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन एरोमेटिसिटी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सारा उधेड़ दिया था उसने। उससे पहले कभी भी नीट में ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं था। तो ऑर्गेनिक में भाई साहब मैक्सिमम क्वेश्चंस नए ही होंगे, मानकर चलना। अब सोचो अगर हमने रिंग करंट से नहीं पढ़ा होता तो बिल्कुल चमकता ही। ये बिल्कुल ओपन चेन की तरह काम करेगा, उधर से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। करंट हमेशा किसके थ्रू फ्लो करता है, क्लोज लूप। तो जितने पी ऑर्बिटल्स क्लोज लूप बना रहे हैं उतने की ही बात कीजिए। रिंग के अंदर रिंग के बाहर का कोई मतलब, क्योंकि पॉलीसाइक्लिक आता ही सुलट जाओगे इस कॉन्सेप्ट से आप, फिर हर क्वेश्चन के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं। क्लोज लूप जो बना रहे हैं वही काउंट होंगे। चार्ज को तभी स्टेबलाइजेशन एरोमेटिसिटी से मिलेगा जब वो खुद अपना पी ऑर्बिटल एरोमेटिसिटी में दे। गजब का स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन, कोई खास स्टेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट आपको पता है जब ये एरोमेटिस ये जब स्टेबलाइजेशन देगा रेजोनेंस से तो उसकी एरोमेटिसिटी और डिस्टर्ब होती है। जैसे ये पाई बॉन्ड उधर जाएगा तो रिंग का एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से, इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल इसको ओवरटेक कर जाएगा। इस क्वेश्चन ने हमें सिखाया कि रिंग के sp3 होने से भी कद्दू फर्क क्यों, क्योंकि ये हमारे रिंग करंट को डिस्टर्ब ही नहीं करता है। लेकिन बच्चे ने तो गलती नहीं बच्चे की तो बेचारे की, मास्टर खुद चिल्ला रहा है रिंग का एक भी एटम sp3 आ जाए तो नॉन एरोमेटिक, और बच्चा बोला आ गया sp3, ये देख सर ने पहले ही बता रखा है, नोटबुक से आ रहे हैं सर के क्वेश्चंस, आंसर नहीं। कोटा में भाई साहब नोटबुक में आधे मास्टरों के ये क्वेश्चन नॉन एरोमेटिक में पढ़ाया गया है। जब मैंने शुरुआत किया ना, बहुत सारे टीचर्स की नोटबुक में मैंने देखा है नॉन एरोमेटिक, किसकी वजह से, sp3। हालांकि ये कंपाउंड होमो एरोमेटिक होता है, लोगों की औकात से बाहर, क्योंकि आप एरोमेटिसिटी को बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर पढ़ रहे हैं। ये होते हैं होममेड क्वेश्चन। एनसीईआरटी आपसे ऐसा, नीट आपसे पूछेगा नहीं कभी भी होमोएरोमेटिसिटी पर, लेकिन आप एटलीस्ट गलत तो नहीं बोल सकते ना किसी के बारे में। अगर घर में किसी के पढ़ा लिखा बंदा हो, एमएससी केमिस्ट्री में किया हो ढंग से, वो बोलेगा क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, इस मास्टर को एरोमेटिसिटी ही नहीं आती है, नोट्स पढ़ा रहा है पक्का 100%, क्योंकि बच्चे ने गलत लिख दिया तो वो मास्टर भी गलत ही पढ़ा रहा है। आजकल फिर अब ध्यान देते हैं, ध्यान दो धोखा हो जाएगा, मेरे साथ हो चुका है। तो हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि एरोमेटिसिटी आप बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट पर पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट जो एग्जांपल लें वो ऑथेंटिक तो होने। ये होते हैं होममेड क्वेश्चन। एनसीईआरटी आपसे ऐसा, नीट आपसे पूछेगा नहीं कभी भी होमोएरोमेटिसिटी पर, लेकिन आप एटलीस्ट गलत तो नहीं बोल सकते ना किसी के बारे में। अगर घर में किसी के पढ़ा लिखा बंदा हो, एमएससी केमिस्ट्री में किया हो ढंग से, वो बोलेगा क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, इस मास्टर को एरोमेटिसिटी ही नहीं आती है, नोट्स पढ़ा रहा है पक्का 100%,
कि बच्चे ने गलत लिख दिया तो वो मास्टर भी गलत ही पढ़ा रहा है। आजकल फिर अब ध्यान देते हैं, ध्यान दो धोखा हो जाएगा, मेरे साथ हो चुका है। तो हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि एरोमेटिसिटी आप बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट पर पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट जो एग्जाम्पल लें वो ऑथेंटिक तो होने चाहिए। सुलटा दिया है क्या? जो पी ऑर्बिटल्स भले ही कॉन्जुकेशन में हो लेकिन रिंग करंट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, उनको काउंट, भले ही आपका ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, पाई की तरह ही काउंट होगा, पर ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर भी हम बात कर सकते हैं, भले ही आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसा है, डीलोकेलाइज्ड, कॉन्जुकेशन में भी है, पर पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, क्योंकि क्लोज लूप में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। रिंग करंट मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर भी किया हुआ है कि जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये वाले पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन रिंग करंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है। सुलटा दिया है क्या? आगे बढ़ सकते हैं, दो चार एग्जांपल्स हम और करेंगे, फिर इसको फिनिश करेंगे अगली क्लास में। सुलटा दिया है, चलिए। बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक, सीओ बॉन्ड तो रिंग करंट में आएगा ही। फिनॉल एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक, हालांकि लोन पेयर डिलोकलाइज उसका। एनिलीन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? तो भले ही डिलोकलाइज्ड हो, अगर वो रिंग करंट में काउंट नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुलटा दिया है, चलिए दो चार एग्जांपल और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से जल्दी बताएंगे इसके बारे में क्या ख्यालात है। चलिए, पहले वाले के बारे में क्या ख्यालात है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp हैंस नॉन एरोमेटिक, क्या लैक कर रहा है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। बताइए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? दो, दो चार, दो छह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इवन या ऑड? इवन, चार की टेबल में नहीं, एरोमेटिक। और दोस्त इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम आयन। क्या होता है? ट्रोपिलियम आयन, एंड दैट इज हाईली स्टेबल कार्बो because the positive charge is the part of aromaticity। क्या जिस एटम पर ये पॉजिटिव चार्ज है उसका पी इन्वॉल्व है? यस। दोस्त आपने ना इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है? 7। कमाल की बात बताऊं, सातों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रिटेन करता है। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये भी एरोमेटिक, दूसरी भी एरोमेटिक ही रहेगी। तो पॉजिटिव चार्ज के डिलोकलाइजेशन से कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है, कमाल का स्टेबल कार्बोकेटायन रहने वाला है। नेक्स्ट आप इसके सामने लिख सकते हो हाईली स्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल में आता है ये, हाईली स्टेबल, कारण पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में आ गया है। अगले में बताइए, क्या मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? मना नहीं कर सकते दोस्त, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का?
7 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इवन है क्या? तो ना एरोमेटिक हो सकता, ना एंटी एरोमेटिक। डिक्लेयर कीजिए नॉन एरोमेटिक। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी बात 7 मिनट बची है। अबे तुझे बैठ बैठ के सुनना, मुझे सुबह से बोल रहा हूं और फिर सुबह आके बोलना है। क्लियर? हमें पढ़ना है, खत्म नहीं करना है, वरना तो खत्म करने को तो अपन सुलटा ही देते। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सभी आराम से जाएंगे, सभी आराम से जाएंगे, पर्टिकुलरली गर्ल्स।